नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार हर वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है। फिलहाल सीएम गहलोत का पूरा फोकस मिशन 2030 पर है। सीएम गहलोत 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अपने महत्वाकांक्षी मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री की लीडरशिप में हर सेक्टर में हमने बेहतरीन काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ काम किए जा रहे हैं और ये काम लगातार जारी है। बड़ी संख्या में कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाए, मोबाइल बांटे, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सीएम अशोक गहलोत और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभार्थियों को भरपूर फायदा मिल रहा है। राजस्थान न्यूनतम आय की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। मनरेगा में 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में न्यूनतम आय की गारंटी दी जा रही है। इसी योजना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। इससे लगभग 92 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस पेंशन राशि में हर साल 15% की वृद्धि किए जाने का प्रावधान भी है। आईएम शक्ति उड़ान योजना में किशोरियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लाभान्वित हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाएं शामिल हैं और इस योजना में महिलाओं को स्मार्टफोन मय इंटरनेट कनेक्टिविटी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब कार्य योजना में 26,704 महिलाओं को नौकरी दी गई है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक विधेयक 2023 कानून बनाया गया। इसके साथ ही राजस्थान गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन चुका है। राज्य में 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया गया है। ये ऐसी योजनाएं और काम हैं जिन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीत लिया है। इसके अलावा कई आम आदमी से जुड़े अहम फैसले, अहम योजनाओं पर भी लगातार काम जारी है। तो ये वो प्रमुख योजनाएं और प्रमुख काम हैं राजस्थान की गहलोत सरकार के, जो हमने आपको गिनाए हैं और बताए हैं कि कैसे उन योजनाओं के जरिया, उन नीतियों के जरिया या फिर गहलोत सरकार के उन कदमों के जरिया लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और साथ ही ये सतत प्रक्रिया लगातार चल रही है। यानी ये जो काम किए जा रहे हैं, इनमें कैसे और आगे विस्तार किया जा सकता है या कैसे और जनता को इन योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, कैसे और नई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है, लोगों के विकास के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए, इन सब पर फोकस लगातार गहलोत सरकार की ओर से किया जा रहा है। आज इन योजनाओं को लेकर ही हम चर्चा करेंगे अपने इस खास पेशकश में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है। और चलिए, 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय कराएं। हमारे साथ सामाजिक सुरक्षा से अतिरिक्त निदेशक दिलबाग सिंह हैं। दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ विशेष योगीजन निदेशालय से उप निदेशक हैं संदीप कुमार। संदीप कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। दिलबाग सिंह जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं सर।
ये जो सामाजिक तौर पर लोगों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनका उत्थान कर सकते हैं, या फिर जो योजनाएं राजस्थान की गहलोत सरकार चला रही है, सबसे पहला रिएक्शन आपका सर मैं चाहूंगा इस पर, कैसे इसको आप देख रहे हैं दिलबाग जी? देखिए, राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं जी। और इन योजनाओं में अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है राज्य की, वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जी। और राज्य सरकार के द्वारा लगभग 94 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को इसका लाभ दिया जा रहा है और ये लाभ डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। और इस पेंशन योजना के अंतर्गत अगर हम ये बात करें तो पहले जो बहुत सारी जटिलताएं थी वो राज्य सरकार ने उनका निराकरण किया है और अब बहुत ही सरल कर दिया गया है इसको आवेदन करने की प्रक्रिया को, इसका भुगतान करने की प्रक्रिया को, और टेक्निकल और आईटी का यूज करके भी इसमें इस तरह से इसको और अधिक सरल किया गया है ताकि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के इस योजना को बहुत ही स्मूथली और सीमलेस तरीके से इसको संचालित किया जा सके। इस योजना को जनाधार से जोड़ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसको इस योजना का लाभ लेना है वो व्यक्ति अपना जनाधार ले जाए और ई मित्रा से या अपने खुद की एसएसओ आईडी से या अपने खुद के मोबाइल से भी उसमें अप्लाई कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें राज्य सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और अब तो ये हो गया है कि इस योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको पब्लिक डोमेन पे भी उनको उपलब्ध करवाया गया है जी। कोई भी व्यक्ति अपनी पेंशन का लेजर कभी भी किसी भी वक्त इसमें देख सकता है। अगर किसी कारण से उसकी पेंशन नहीं आई है तो वो उस रीजन को भी उसमें देख सकता है। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा की गई और यही कारण है कि पेंशन के जो लाभार्थी में बहुत ही अधिक संख्या में और बहुत ही तेज गति से इसमें वृद्धि हुई है। जैसे पहले लगभग 44-45 लाख लाभार्थी थे, अब इसमें 94-95 लाख के करीब लाभार्थी हैं जो राज्य सरकार के द्वारा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट्स में पैसा जाता है जी। ठीक है सर, मैं और विस्तार से आपसे समझने की इसको कोशिश करूंगा आगे अपने इस प्रोग्राम में। संदीप कुमार जी, आपके पास सर मैं आ रहा हूं। हम लोग कई बार सर ऐसा देखते हैं कि सरकारें योजनाएं तो लाती हैं लेकिन वो इतनी जटिल होती हैं कि उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है या फिर लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। अभी दिलबाग सिंह जी ने भी जो जिक्र किया, जो सरलीकरण का काम गहलोत सरकार कर रही है राजस्थान के अंदर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाभान्वित कर पाएं, ये कैसे इस पूरी नीति को या फिर जो कदम लगातार सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं तमाम योजनाओं को लेकर, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं संदीप जी? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, निदेशालय विशेष योजना जो दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत है जी, इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार इस पर काम कर रही है। जनाधार पोर्टल के माध्यम से सारी जितनी सुविधाएं दिव्यांगजनों को, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे बच्चे के जन्म से लेकर उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए पेंशन, उसके विवाह के उपरांत उसको सहायता देना, रोजगार के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं में उनको रोजगार प्रदान करने के लिए 4% आरक्षण प्रदान करना और निरंतर उनके पुनर्वास के लिए जैसे विशेष विद्यालय, महाविद्यालय, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए 2 यूनिवर्सिटी बनाई है। एक महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर और एक बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर। बेसिकली इन चीज़ों पर जितना काम हुआ है गत वर्षों में, तो उससे क्या है कि दिव्यांगजनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी फैसिलिटी मिली है, जिसके लिए जनाधार कार्ड को एक मैंडेटरी किया गया है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो मिशन 2030 जो दस्तावेज तैयार हुआ है उसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। जनाधार कार्ड एक बनने के बाद
उस कार्ड में अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई होता है कि ये व्यक्ति दिव्यांग है जी, तो उसको जो उपकरण दिया जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोकोमोटर डिसेबल है तो उसको व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जानी है। अगर आंखों से संबंधित दिव्यांगता है तो उसे ब्लाइंड स्टिक दी जानी जाए। तो उनका इस पोर्टल के माध्यम से ही एक तो सिंगल एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर के द्वारा एग्जामिनेशन के बाद उनको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जारी करना, और ऑनलाइन जारी करने के बाद डॉक्टर उस पर रिकमेंड करते हैं कि इस दिव्यांग व्यक्ति को किस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है। तो उस उपकरण को मिशन जो है अपना 2030 के अंतर्गत इस तरह के उसमें प्रावधान किए गए ताकि वो जो इनको व्हील चेयर या उपकरण दिए जाने हैं उस लाभार्थी को जन आधार के कार्ड के डेटा के बेस पे उनके आवास स्थान पर ही उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार दिव्यांगजनों को एक्सेसिबिलिटी में बढ़ावा देने ताकि वो सार्वजनिक स्थलों पर अपनी मूवमेंट कर सके, आना जाना सुगम रहे जी। तो पिछले 3 वर्षों से प्रति वर्ष लगभग 5,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी, लगभग 90,000 रुपए की स्कूटी है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि दिव्यांगजन अपने रोजगार के लिए अपना आवागमन कर सके, साथ ही साथ अपने रोजगार के साथ साथ जो सामाजिक जो परिवेश है उनमें उनका बढ़ावा हो सके, सार्वजनिक स्थलों को एक्सेसिबल कर सके। इसके तहत जितनी भी जयपुर में बिल्डिंग है उनको सुगम्य बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। भवनों में रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, टैक्टाइल पथ, वार्निंग ब्लॉक, इस प्रकार की दिव्यांगजनों के लिए सुविधा की जा रही है ताकि वो दिव्यांगजन आसानी से इन भवनों को एक्सेस कर सके और अपने जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं सार्वजनिक भवनों में वो आसानी से कर पाए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में राजस्थान सरकार ने 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और जिससे उनको राजकीय सेवाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट होगा जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 2 स्टेट यूनिवर्सिटी, एक तो बाबा आमटे और दिव्यांग विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये दोनों यूनिवर्सिटी आगामी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। और इससे क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गुणवत्ता यहाँ दिव्यांगजनों को मिल पाएगी। साथ ही साथ एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। एक ऐसा सेंटर जयपुर में डेवलप होगा जहां दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए तो नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, जैसे अभी व्हीलचेयर है उसकी जो वेट है उसको वेट को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैलिपर है तो उसको रिड्यूस करके कृत्रिम हाथ है, कृत्रिम पैर है, वो नई टेक्नोलॉजी से यहाँ डेवलप होंगे आगे निकट ही भविष्य में, ताकि दिव्यांगजनों को फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में जाते हैं आपको जो सामान वहां आपको पसंद आता है तो आप बार कोड से आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं। तो निकट भविष्य में ये प्लानिंग की जाएगी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में ऐसी व्यवस्था की जाए, वहां दिव्यांगजनों के लिए अत्याधुनिक उपकरण रखे जाए और वहां सरकार सब्सिडी से या निःशुल्क 20,000 रुपए राशि तक के निःशुल्क उपकरण उनको प्रदान करें ताकि उनकी मोबिलिटी बढ़े और मोबिलिटी बढ़ने से उनका जो दैनिक जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार आएगा। ठीक है दिलबाग सिंह जी, अब मैं आपसे थोड़ा ई श्रम को समझना जी मैं ई श्रम पोर्टल को आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा और न्यूनतम आय की जो गारंटी सरकार ने दी है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में ये एक बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं या फिर युवाओं को कैसे इससे जोड़ सकते हैं, कैसे उनका उत्थान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जिनके लिए राजस्थान की सरकार ने काम किया है। तो इसको ज़रा आप दर्शकों को समझाइए कि ये कैसे और क्या है और कैसे इसका विस्तार किया जा रहा है सरकार की ओर से, या फिर इसका लाभ जो है वो आप कैसे देख रहे हैं युवाओं के लिए। दिलबाग जी देखिए, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम संचालित की हैं जिसमें से ई श्रम भी एक महत्वपूर्ण योजना है। और इसके अलावा अगर मैं कहूं और बल्कि ये कहूं कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जी राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा की जो कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले आई और उसके बाद न्यूजीलैंड में आई, लेकिन राज्य सरकार ने, राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसने इस चीज को
समझते हुए और हमारे यहाँ सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया है, जो कि आप पहले चर्चा कर रहे थे, और ये अधिनियम पारित भी हो गया है। और इसमें ये प्रोविजन कर दिया गया है कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है वो 15% प्रतिवर्ष उसकी बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे दूसरे भी प्रोविजन किए गए हैं जी, जो जैसा आपने बताया ई श्रम के माध्यम से और दूसरे जो दूसरे अधिनियम हमारे पारित किए हैं उनके माध्यम से। एक सर गिग कानून को और मैं चाहूंगा थोड़ा आप बताएं विस्तार पूर्वक ये कैसे लाभान्वित कर रहा है, या फिर इसका अहम मोटिव आखिर क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बेहतरीन है और आने वाले वक्त में इस तरह की और चीजें जो गहलोत सरकार कर रही है ये एक विकास की दिशा में या फिर कहें कि प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत कारगर ये सारी चीजें हैं। दिलबाग जी। देखिए जी, जहाँ तक किसी भी एक लोक कल्याणकारी राज्य सरकार का जो कर्तव्य होता है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जी। कि वो अपने ऐसे व्यक्तियों को, अपने ऐसे नागरिकों को जो अपने लेवल पे अपने खुद के संसाधनों से या संकट के दौरान या दुर्घटना के दौरान अपने खुद के संसाधनों से उनके जो संकट पैदा होता है उनके जीवन में और उसका सामना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अपने उन समाज के व्यक्तियों के लिए विशेष उपाय करे और इन उपायों के माध्यम से ही वो उनको एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध करवाता है। और ये हर राज्य सरकार के कल्याणकारी राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया है। इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि इस अधिनियम के बाद जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे वो दूसरी अन्य प्रकार की योजनाएं हो, वो कोई भी आगे कोई भी हमारी जो सरकार होंगी उनको वो कंटिन्यू होगा और हमारे जो उनके लाभार्थी हैं वो उनको अधिकार पूर्वक उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है ये सरकार के द्वारा प्रदान किया गया एक सुरक्षा कवच है जो उनको संकट के समय उनको अपने किसी भी विशेष परिस्थिति में उन जोखिमों से का सामना करने के योग्य बनाता है जी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है ये आगे आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम साबित होगा और संभवतः राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिखा है कि वो भी इस तरह की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का सेंटर के लेवल पे इसको लागू करें ताकि सभी जगह एक समान तरीके से इस तरह की सामाजिक सुरक्षा अपने नागरिकों को प्रदान की जा सके। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी बड़ा कदम दिलबाग जी उठाया है और हर साल 15% की बढ़ोतरी की बात भी इसमें कही गई है और लाखों लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। ये आप मान रहे हैं कि पेंशनधारियों के लिए एक बेहतरीन योजना है और वाकई में इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एक समय के बाद। जी दिलबाग जी। जी जी देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चली जाती हैं। क्योंकि जैसे कोई भी श्रमिक है, उस श्रमिक की भविष्य की चिंताओं को दूर करने का एक ही उपाय है सामाजिक सुरक्षा। और इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा जब प्रदान की जाती है, सोशल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई अंशदान नहीं होता। इसमें उस व्यक्ति को राज्य सरकार अपने संसाधनों से, चाहे वो बजट में प्रोविजन करके या वो अपने किसी दूसरे टैक्सेस को लगा के वो अपना रिसोर्सेज
करती है और उनके माध्यम से एक वेलफेयर स्टेट जो है अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करती है। और उसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक महत्वपूर्ण और नोडल विभाग है इस सामाजिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे विभाग में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, चाहे वो बच्चों के लिए हों, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए हों, चाहे वो वृद्धजनों के लिए हों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कई अनेक कारणों से सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो एजिंग की वजह से हो, चाहे वो एक्सीडेंटल केसेस की वजह से हो। और आज के समाज में जिस तरह से ज्वाइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से पॉवर्टी है, जिस तरह से बेरोजगारी है, ऐसी स्थिति को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और राज्य सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जाती हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो स्वयं के संसाधन से या अपने ऐसे कई कारणों से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वो उन जोखिमों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार उनके लिए एक बहुत सहारा है और उनकी योजनाएं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास और बहुत ही अच्छे नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, जिसमें जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वाला जो प्रक्रिया हमने की है, इसके साथ साथ एक और भी इसमें स्टेप्स उठाए राज्य सरकार ने कि पहले जो सामाजिक सुरक्षा योजना का जो पेमेंट था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था। आजकल इसका पेमेंट सेंट्रलाइज कर दिया है और जो हमारा हेडक्वार्टर है वहां से इसका पेमेंट एक साथ किया जाता है। और अब पोजीशन ये होगी है कि हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनके अकाउंट में सीधे जाती है। और किसी कारण से अगर उसकी पेंशन नहीं जा पाती तो वो उसके रीजन्स को ऑनलाइन ही उसको दुरुस्त करके उसके अकाउंट में पेंशन नेक्स्ट मंथ से जारी हो जाती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम हो, चाहे हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो एजिंग की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो ओल्ड एज होम संचालित किए जा रहे हैं, डे केयर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, हमारे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जो राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है, राज्य के हर जिले में एक वर्क 50 की जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 50 की कैपेसिटी का और डिविजनल हेडक्वार्टर पे जो है 100 की कैपेसिटी का एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनेगा। और इसी प्रकार सोशल डिफेंस के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि जो नशा मुक्ति की योजनाएं हैं उसमें भी राज्य सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अभी राज्य सरकार ने 15 नशा मुक्ति केंद्र खोलने की अभी इसी रिसेंटली इस बजट में घोषणा की है और शीघ्र ही इस पे काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि जल्दी जो हमारे खासकर बॉर्डर एरियाज हैं और जहां नशे की ज्यादा ग्रसित लोग रहते हैं वहां पे ये नशा मुक्ति केंद्र और डी-एडिक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे और राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं इसके। बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि युवाओं को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो नशे से दूर रखना होगा और नशे को कैसे अपने प्रदेश में, अपने स्टेट में आने से रोका जाए, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, जो गहलोत सरकार कर भी रही है। एक बहुत ज़रूरी बात संदीप जी, चूँकि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि सरकारी योजनाएँ तो लाती हैं लेकिन जनता पूरी तरह से उनको स्वीकार नहीं कर पाती और उसी लिहाज से सीएम गहलोत ने सोचा कि क्यों ना लोगों से राय ली जाए और इसलिए करोड़ों लोगों से राय भी ली गई और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं संदीप जी कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो सस्ते सिलेंडर का यानी सब्सिडी वाले सिलेंडर का हम जिक्र करें, कन्याओं के लिए उड़ान योजनाओं की बात करें, महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना की बात करें, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि बेसिक नीड हैं। तो इन सब बेसिक नीड वाली जो योजनाएं हैं इन सब को आप कैसे देख रहे हैं संदीप जी? मैं इसमें बताना चाहूंगा, मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। बिल्कुल। जैसे दिव्यांगजन है
इनके लिए काफी स्कीम अभी संचालित है जी। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर किसी परिवार में कोई बच्चा दिव्यांग पैदा होता है जी। बच्चे के दिव्यांग पैदा होते ही उसकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जैसे ही बच्चा आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा दिव्यांग है, दिव्यांग होने के साथ साथ उससे दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो संबंधित मेडिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जारी करवाकर सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत उन्हें न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान किया जाता है। बच्चा जैसे ही दिव्यांग आइडेंटिफाई होता है, होने के बाद जैसे कोक्लियर इम्प्लांट एक स्कीम है, कोक्लियर इम्प्लांट स्कीम में क्या है, अगर कोई बच्चा है डेफ आइडेंटिफाई हो जाता है कि तो लगभग 5 लाख रुपए राशि का कोक्लियर इम्प्लांट है जो जयपुर और जोधपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क दिव्यांगजनों को जो डेफ कैटेगरी के हैं उनको लगाने का प्रावधान है। जब बच्चा लगभग 5 साल की एज के आसपास आता है तो उनको स्कूल राजस्थान सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 3 स्पेशल कैटेगरी के स्कूल ब्लाइंड के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए और हियरिंग जो है इम्पेयर्ड उनके लिए स्पेशल स्कूल रन कर रही है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, जहां निःशुल्क उनके पढ़ने की फैसिलिटी है। इसके बाद बात करूं, साथ ही साथ जब ये हायर एजुकेशन में जाते हैं तो इनको छात्रवृत्ति सुविधा दे है। मैं इनकी लाइफ साइकिल की बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन की कोई भी कड़ी ऐसी नहीं है दिव्यांगजनों को जहां उनको किसी भी तरह से कोई ऐसी योजना ना हो। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यही मंशा थी कि हमें अब विजन जो मिशन 2030 के तहत ये देखना है कि हमने इतनी योजनाएं बना दी, उसके बावजूद भी किसी कड़ी में हम कोई योजना में किसी तरह से नई स्कीम या नई योजना से इनको लाभान्वित कर सकते हैं तो ये सुझाव लिए जाए। तो मैं इसी शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क, इसके साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनकी जॉब के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था। राजस्थान राज्य ने दिव्यांग जो एम्प्लॉय है उनके प्रमोशन के लिए भी प्रमोशन में भी 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो दिव्यांगजन किसी कारणों से राजकीय सेवा में नहीं आ पाते उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना जो चलाई गई है, जिसके तहत उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाकर उसमें सब्सिडी दी जा रही है 50,000। इसी प्रकार से उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए राशि तक के उपकरण उनको दिए जा रहे हैं। इनकी शादी पर दिव्यांग जो दंपत्ति है इसी बजट घोषणा में 80% से अधिक अगर कोई दिव्यांग है तो वो उनको 5 लाख रुपए राशि दिए जाने का प्रावधान योजना में किया गया है। शादी के पश्चात इनको बच्चों को पालनहार योजना में जोड़ने का प्रावधान किया गया है और इनकी हर एज में किसी न किसी स्कीम से इनको जोड़ा गया है जी। और ये डॉक्यूमेंट तैयार करने की मंशा यही थी, अगर किसी भी तरह किसी भी एज ग्रुप में अगर कोई योजना से वंचित रहता है तो उसके तहत एक नई योजना बनाई जाए। राजस्थान सरकार इसी के तहत जो दिव्यांगजनों को, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं का वर्णन है, राजस्थान राज्य में सिलिकोसिस जो बीमारी है उससे पीड़ित जो है उनको भी दिव्यांगजनों के समकक्ष सुविधा देने के यहाँ पॉलिसी बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2019 में इस सिलिकोसिस पॉलिसी को लॉन्च किया, जिसके तहत अगर कोई श्रमिक जो माइंस में काम करता है या धूल मिट्टी वाली जगह पे काम करता है और किन्हीं कारणों से उनको सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, उसके आइडेंटिफाई होते ही उसे 3 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और आइडेंटिफाई होने के साथ ही उनको 1500 रुपए पेंशन प्रतिमाह, और किन्हीं कारणों से, क्योंकि सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है अगर होती है तो उसके 2 या 3 साल बाद उनका जल्दी ही निधन होने की संभावना रहती है, तो मृत्यु उपरांत भी परिवारजनों के पालन पोषण के लिए 2 लाख रुपए इसमें प्रावधान किया गया। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए, और ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए राजस्थान सरकार ने किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के लिए सरकार किसी न किसी तरह से योजना में इनको लाभान्वित कर रही है। और
इसी कड़ी में और इनको बेहतर बनाने के लिए दस्तावेज तैयार किया गया है, ताकि किसी भी अगर पार्ट पे अगर कोई स्कीम और नई फ्रेम की जा सके तो इस पर हम कार्य करें। संदीप जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आपने बहुत सारी स्कीम्स बताई हैं और बहुत सारे ऐसी बातें जो कि राहत देने वाली हैं विशेष योगजनों के लिए। शिक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है विशेष योगजन की, कैसे हम उनको शिक्षित और कर सकते हैं आगे ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो, इसको लेकर आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, राजस्थान सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 3 स्पेशल स्कूल इसमें रन कर रही है। बेसिकली 3 जो कैटेगरी है दिव्यांगता की, जो श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है और जो नेत्रहीन है, नेत्रहीन दृष्टि बाधित और इंटेलेक्चुअल डिसेबल, जिसे मानसिक रूप से जिसमें दिव्यांगता जिसके लिए कहते हैं। तो उन दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक स्पेशल विद्यालय, कुल 3 विद्यालय यहाँ चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो बौद्धिक दिव्यांग है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, इनके लिए जो स्पेशल स्कूल आप पूरे अगर भारत में भी देखेंगे, बहुत ही आपको गिने चुने स्पेशल स्कूल इसमें पाए जाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार लगभग 40 के आसपास विशेष विद्यालय ये चला रही है। ब्लाइंड के लिए और डेफ के लिए गत वर्ष जोधपुर में 2 नए महाविद्यालय राजस्थान सरकार ने स्थापित किए गए हैं। इसके तहत, क्योंकि अभी तक जो था राजस्थान सरकार का था कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलिंग तक का ही प्रावधान किया गया था और हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया था। लेकिन गत वर्ष 2 नए महाविद्यालय खोलने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के अवसर बहुत आगे मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, 2 नए विश्वविद्यालय इस सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो उच्च शिक्षा, जैसे मैं जयपुर में जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा, उसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ आयुर्वेद चिकित्सा। अभी तक जो दिव्यांगजन है, जो बौद्धिक दिव्यांग है, उनके लिए आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भारतीय आयुर्वेद पद्धति है, उसके तहत अभी तक कहीं मतलब आप पूरे इंडिया में भी देखेंगे बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं हुआ है। तो जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसके अंदर भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उस पर जोर देते हुए इसके तहत इसके कोर्स संचालित होंगे। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे जो दिव्यांगजनों के लिए बेहतर उनके इलाज और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। शिक्षा क्या है, जब तक दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, बिल्कुल, तब तक वो जो राजकीय सेवाओं में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। तो राजस्थान सरकार ने इनकी शिक्षा में उच्च शिक्षा तक बढ़ावा देते हुए छात्रवृत्ति, स्पेशल स्कूल, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी तक स्थापना की गई है। इसके साथ साथ नए स्पेशल स्कूल के साथ साथ डिप्लोमा और ये बीएड के लिए स्पेशल बीएड होती है, जो बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए, नेत्रहीन के लिए, श्रवण बाधित के लिए जो स्पेशल बीएड होती है। तो राजस्थान में स्पेशल डीएड और बीएड के लगभग 200 कॉलेज राजस्थान सरकार ने स्थापित किए हैं। और जो नई जितनी भी भर्ती आई है शिक्षकों की, उस शिक्षकों की भर्ती में स्पेशल एजुकेशन के जो शिक्षकों के पद रखे गए हैं। और इसके साथ साथ प्रत्येक ब्लॉक पर एक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत नेत्रहीन, मूक बधिर और जो मानसिक रूप से जो बौद्धिक दिव्यांग है, उनके स्पेशल टीचर वहां रखे गए हैं, ताकि ब्लॉक में जो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में तो स्कूल खोलने हैं और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ओपन किए गए हैं, ताकि वहां जो दिव्यांगजन है उनका असेसमेंट हो सके, उनके लिए जो फैसिलिटी उनको दी जानी है, ताकि ब्लॉक पर ही उनको पता रहे। तो ये सारी सुविधाएं एक सभी डिपार्टमेंट, बेसिकली जो दिव्यांगजनों को जो सुविधा दी जाती है उसमें बड़े रूप से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो पेंशन पालनहार को देखते हैं, और निदेशालय विशेष योग्यजन जो दिव्यांगजनों की सभी योजनाओं को देखते हैं, चिकित्सा विभाग जो दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य और उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र को देखते हैं, महिला बाल विकास विभाग जो प्राइमरी लेवल पर दिव्यांगजनों की स्क्रीनिंग करना आंगनबाड़ी केंद्र पर ही। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग ऑलरेडी 6 जो स्कूल हैं
जो विशेष विद्यालय चला रहे थे, उसी के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक राजकीय जी एक विशेष विद्यालय और संचालित करने की घोषणा की है, जो भी शीघ्र ही संचालित होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो राजस्थान स्टेट के जो निकटवर्ती जो राज्य हैं, वहां से जो दिव्यांग और जो सामान्य विद्यार्थी इन दिव्यांग विश्वविद्यालय विशेष विद्यालय में अध्ययन करने निरंतर आएंगे। ठीक है दिलबाग सिंह जी, एक महत्वपूर्ण और जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी हो रही है, महंगाई राहत कैंप। इस महंगाई राहत कैंप को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। राज्य सरकार के द्वारा जो महंगाई राहत कैंप शुरू किए गए, उनमें मैं स्वयं कई राहत कैंपों में मुझे अलग अलग जिलों में जाने का मौका मिला। मैंने देखा जी कि वहाँ पे काफ़ी लोगों को बहुत सारी राहत प्रदान की जा रही थी और मौके पे की जा रही थी। खासकर अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें या सामाजिक न्याय की बात करें जी, तो उस क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो काफ़ी संख्या में स्वीकृत हुई है। पालनहार योजना के अंतर्गत भी बहुत सारे बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है महंगाई राहत कैंपों में। इसके अलावा और भी दूसरे जो योजनाएं थी, उनका महंगाई राहत कैंपों में काफ़ी पॉजिटिव उसका आउटकम्स आए हैं। और कई बार कई जगह तो ऐसे भी देखने को मिला कि काफ़ी वहाँ पे लोग आए और जो खासकर जो लोग कुछ जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं राज्य सरकार की और खासकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जो हमारी योजनाएं हैं, उनसे जो वंचित थे, उन लोगों को इन राहत कैंपों से बहुत ही राहत मिली, क्योंकि वो उस ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके उन कैंपों को लगाया जा रहा है और वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स या उस विभाग के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हैं, वीडियोज है, कंसर्न एसडीओज हैं। तो मौके पे जिस तरह से काम हुए वो एक बहुत ही सराहनीय मुझे लगता है कदम राज्य सरकार का है। और खासकर हम तो हमारे विभाग की जहाँ तक बात करते हैं, विभाग की योजनाओं का लोगों को, क्योंकि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के द्वारा वेलफेयर की स्कीम्स जो संचालित की जा रही हैं और इन स्कीम्स के जरिए ऐसे लोगों को जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी के हैं, जिनके लिए विभाग योजनाएं संचालित करता है, कार्य कर रहा है, उन लोगों को वहाँ मौके पे ही जिस तरह से राहत प्रदान की गई, ये बहुत ही मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण राज्य सरकार का स्टेप था जो लिया गया। संदीप कुमार जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा सर। मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। क्या हम जो उन्होंने 2030 का विजन सेट किया है, उस विजन से मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को हम जोड़कर देख सकते हैं संदीप जी? नहीं, बिल्कुल। आप पिछले 5 वर्षों की जो बजट घोषणाएं हैं, आप उसको देखेंगे तो घोषणा में क्या जो किसी चीज की उम्मीद की गई है कि इस बार पेंशन है उसमें इतनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब वो बजट हमने देखा तो उससे दोगुनी ही हमें देखने को पाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार जो निदेशालय विशेष योग्यजन है, जो स्वयंसेवी संस्थान है जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उनको पिछले गत 3 वर्षों में लगभग 2 गुना से ज्यादा जो वहां जो स्टाफ जो लगे हुए हैं, जो विशेष शिक्षक लगे हुए हैं, जिनको 8,200 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, आज उनकी सैलरी 30,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है जी। तो निकट भविष्य में अभी देखेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, जो है नॉर्मल जो स्कूटी है, प्रतिवर्ष 1,000 स्कूटी जो वितरण किया जाता था, आप गत 3 वर्षों में देखें लगभग 5,000 स्कूटी प्रतिवर्ष बांटी जा रही है। 10,000 रुपए तक का कृत्रिम उपकरण दिया जाता था दिव्यांग व्यक्ति को, जिससे बढ़ाकर 20,000 रुपए
उपकरण किया गया है जी। इसी प्रकार से 80% से अधिक दिव्यांगता है। पहले 50,000 रुपये उन्हें दिया जाता था सुखद दाम्पत्य विवाह के उपरांत उनके दाम्पत्य जीवन में को सुगम्य बनाने, सफल बनाने। अब वो राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो आप जो दोगुने की बात कर रहे हैं, हम तो दोगुने 50,000 से 5 लाख, तो ये काफी मतलब महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं और इसका फायदा आम जनता को मिल रहा है। और साथ ही साथ राजस्थान में जो लगभग 7 लाख जो दिव्यांगजन है, जो किसी न किसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी योजना, उपकरण वितरण से लाभ ले रहे हैं जी। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मतलब हम ये मानते हैं एक परिवार में एक व्यक्ति दिव्यांग है तो उसके साथ साथ 4 या 5 व्यक्ति, उनके मदर फादर या परिवार के और जन, वो भी प्रभावित होते हैं किसी न किसी तरह से जी। तो ये पेंशन, पालनहार, स्कूटी वितरण, निःशुल्क स्कूल, छात्रवृत्ति और सुखद दाम्पत्य, ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने से उस दिव्यांगजनों को परिवार में ही एक अच्छा वातावरण मिला है। उसके पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आप पहले देखते थे जो बौद्धिक दिव्यांगजन है, लावारिस आपको सड़कों पर कई बार दिखाई दे जाते थे। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो बौद्धिक दिव्यांग है उनके लिए पुनर्वास गृह स्थापित किए गए हैं। अब आपको सड़क पर कहीं भी कोई बौद्धिक दिव्यांगजन आपको सड़क पर नहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति हैं, जिनको मेंटल इलनेस वर्ड जिसमें एक्ट में यूज किया गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको लोग मतलब ये सोचते थे ये मानसिक रूप से इनकी हालत ठीक नहीं है, वो साइकेट्रिक सेंटर में उनको भर्ती करवा दिया जाता था जी। आज साइकेट्रिक सेंटर में उनका निःशुल्क इलाज होता है जी। इलाज होने के बाद उनके परिवारजन ये उम्मीद ही नहीं कर पाते थे कि ये कभी ठीक हो पाएंगे, जो मानसिक रूप से रुग्ण है ये ठीक होंगे, तो वो लेने आने मना ही कर देते हैं कि हम इनको लेने नहीं आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जिसको परिवारजनों ने मानसिक रूप से एक रोगी घोषित करके उसको लेने नहीं आ रहे, उनका इलाज हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में ये फोबिया है कि पिछले 10-20 सालों में इसमें कोई सुधार नहीं आया, अब कैसे हुआ। तो ऐसे लोगों को रखने के लिए साइकेट्रिक सेंटर के पश्चात हाफवे होम बनाए गए हैं जयपुर और जोधपुर में। तो जैसे साइकेट्रिक सेंटर से इलाज हो जाता है, उनके परिवारजन अगर लेने से मना करते हैं तो उनको हाफवे होम में रखा जाता है। वहां उनको निःशुल्क आवास, निःशुल्क कपड़े, निःशुल्क खाना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा ये सारी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ उनको प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है रोजगार उन्मुखी। और वहां परिवारजन जब आके उनको देखते हैं तब उनको यकीन होता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। तो ना केवल किसी भी एक क्षेत्र में नहीं, दिव्यांगजनों के जो सभी क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात करते हैं, ये तीनों ही पैरामीटर में दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे दिलबाग सिंह जी और संदीप कुमार जी की जो आपने योजनाएं बताई हैं उनका और बेहतर लाभ कैसे हम दे सकते हैं लोगों को, इस दिशा में सरकार और आगे काम करे और जो विजन 2030 तक का मुख्यमंत्री लेकर चल रहे हैं वो भी सफल हो, क्योंकि अगर वो सफल होगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा, राजस्थान की जनता लाभान्वित हो पाएगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दिलबाग सिंह जी और संदीप कुमार जी, शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।